डीवी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर संसद में हंगामा, बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कांग्रेस ने कहा यह संसद के समय की बर्बादी। The issue they have raised is also irrelevant because it's a state subject. A decision by a state government in a particular state. दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया ट्रांसफर, लेकिन बार एसोसिएशन ने किया विरोध। That all judgments given by Justice Verma during his tenure as a judge should be reviewed and scrutinized to infuse the public confidence again. तुर्की में सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ झड़प, हजारों गिरफ्तार। होंगी खेल की खबरें और विशेष रिपोर्ट भी, लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी, केंद्र ने जारी की अधिसूचना। अब 1 लाख से बढ़कर 1,24,000 हुई सैलरी, भत्ता भी बढ़ा। पूर्व सांसदों को मिलेगी 31,000 की पेंशन। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पैरोडी मामले ने पकड़ा तूल। शिंदे समर्थकों के हंगामे और तोड़फोड़ के बाद मंत्री योगेश कदम बोले, कानून के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस कामरा के ठिकाने की तलाश में जुटी। कामरा के समर्थन में उतरी जया बच्चन और प्रियंका चतुर्वेदी। नागपुर हिंसा मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 आरोपियों के घरों को गिराने पर लगाई रोक। प्रशासन को लगाई फटकार, कहा ऐसा रवैया मनमाना और दमनकारी। दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की डीटीसी पर सीएजी की रिपोर्ट। कहा आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बसों की संख्या में आई कमी, डीटीसी को हुआ जबरदस्त घाटा। बरेली के गोदाम में लगी भीषण आग, 350 सिलेंडर फटे। धमाकों से दहले लोगों ने कहा लगा जैसे ज्वालामुखी फटा हो। और यमन में अमेरिका का हवाई हमला, हूतियों के गढ़ में बमबारी से 1 की मौत, 15 घायल। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। संसद के दोनों सदनों में आज कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को 4% आरक्षण देने को लेकर काफी हंगामा हुआ। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हुई और आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नोकझोंक भी हुई। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर संविधान बदलने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना था कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह के मुद्दे लाती है जिनका सदन से कोई लेना देना नहीं। पूरे ब्यौरे के साथ हैं अंशिता। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक विधानसभा में पारित उस विधेयक का जिक्र किया जिसके तहत सरकारी ठेकों में मुस्लिम समुदाय के लोगों को 4% आरक्षण देने की बात कही गई है। किरेन रिजिजू ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि वो मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। ये बेहद गंभीर मुद्दा है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके स्टेट के कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिशियली कहा है। रिजिजू का कहना था कि ये बयान किसी आम पार्टी नेता की ओर से नहीं बल्कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति की ओर से आया है। उन्होंने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी रिजिजू का साथ देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को टुकड़े टुकड़े कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शोरगुल के बीच इन आरोपों का जवाब दिया। कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान को कोई बदल नहीं सकता। धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया और उसका उत्तर देने का। मैं यही कहूंगा, कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता।
लेकिन जब खरगे बोल ही रहे थे तभी सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। वहीं ये मुद्दा लोकसभा में भी उठा और वहां भी सदन की कार्यवाही बाधित रही। दोनों ही सदनों में कई सांसदों ने जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस तरह के मुद्दों को हवा देने पर हैरानी जताई और कहा कि राज्यों से जुड़े मुद्दों पर संसद का समय क्यों खराब किया जा रहा है। It's utterly shocking when you see that the ruling party, essentially the government whose responsibility it is to run the house, has chosen to disrupt parliament in this way. It's deeply disappointing. दरअसल सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिमों को आरक्षण के मुद्दे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा था कि इसके लिए जरूरी हुआ तो संविधान में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि डीके शिव कुमार संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। डीके शिव कुमार बोले, I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. डीके शिव कुमार कह रहे थे कि मैं जेपी नड्डा से ज्यादा समझदार हूं, उनसे ज्यादा मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैं 36 साल से विधायक हूं। मैंने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कोटे के तहत आरक्षण दिया गया है। मुझे पता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बीजेपी वाले मुझे गलत तरीके से कोट कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाऊंगा। संसद के दोनों सदनों में यही मुद्दा छाया रहा और आखिरकार दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और रेणुका चौधरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा विवाद पर भी चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में पिछले दिनों आग लगने के बाद बोरों में भरी नकदी मिली थी। डीवी लाइव रेडियो के लिए मैं अंशिता। संसद में कर्नाटक के मुद्दे पर विवाद, दोनों सदन स्थगित। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के सांसद जरूरी मुद्दों पर चर्चा से बचने के लिए गैर जरूरी मुद्दे उठाते रहते हैं। इससे सदन का समय बर्बाद होता है। वहीं केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। अब सांसदों को 24% बढ़ी सैलरी मिलेगी, यानी हर महीने 1,24,000 रुपए। अब तक 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता था। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। यही नहीं, सांसदों के भत्ते और पेंशन में भी इजाफा किया गया है। पेंशन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 31,000 रुपए कर दी गई है। हालांकि 24% इजाफे के बाद भी सांसदों की सैलरी कई राज्यों के विधायकों से काफी कम है। डीवी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उनसे न्यायिक काम छीन लिया है, यानी उन्हें डी रोस्टर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जज के तौर पर अब वो कोई फैसला नहीं सुना पाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल कैडर यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने की सिफारिश करते हुए प्रस्ताव जारी किया है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है। पूरी जानकारी के साथ हैं मानसी। जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला पिछले दिनों उनके घर में आग लगने के बाद वहां मिले कैश के बाद लिया है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा है कि ये उनकी छवि खराब करने की साजिश है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फिलहाल डिरोस्टर कर दिया है, यानी वो अब जज के रूप में कोई काम नहीं कर पाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आज ही उन्हें उनके मूल कैडर यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के फैसले पर मोहर लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उनका ट्रांसफर एक नियमित प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है और इस ट्रांसफर का जस्टिस वर्मा के घर से मिले अधजले नोटों के विवाद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले पर एक बार फिर आपत्ति जताई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा कि बार एसोसिएशन इसका विरोध करेगा क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है। Have been passed. Mainly, the CJI has been requested to not to transfer Justice Yashwant Verma
अनिल तिवारी ने कहा कि हमने मुख्य न्यायाधीश से ये भी मांग की है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ ईडी और सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की भी अनुमति दें। वहीं जस्टिस वर्मा का मुद्दा संसद में भी गरमाया रहा। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने इस पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, तो वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। बैठक के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा, I am grateful to the leader of the house, Nadda ji, and leader of the जगदीप धनखड़ कह रहे थे कि भारतीय संविधान में जो भी प्रावधान है वह पहले से ही है और फिर भी अगर इसमें कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो उसे संसद और कुछ मामलों में 50% राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। इसके बाद राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं, तब उसे संवैधानिक वैधता प्राप्त होती है। इसीलिए मैंने सदन के नेता जेपी नड्डा से आग्रह किया था कि सदन को ये जानकारी मिलनी चाहिए कि इस मामले में क्या स्थिति है। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च को आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों और पुलिस वालों को बड़े पैमाने पर अर्धजले नोट मिले थे। इस घटना का संज्ञान लेते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग भी की गई है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं मानसी। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करते हैं तुर्की की, जहां विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की में विपक्षी नेता इकरम इमामोग्लू को इस्तांबुल के मेयर पद से हटा दिया गया है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने इमामोग्लू को निलंबित करने की घोषणा की। इससे पहले रविवार को यानी 23 मार्च को तुर्की की एक अदालत ने इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू को हिरासत में रखने का फैसला सुनाया था। इसके खिलाफ तुर्की में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी जानकारी दे रही हैं सर्वमित्रा सुरजन। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी सीएचपी के नेता इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हो रही हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रविवार 23 मार्च को तुर्की की एक अदालत ने इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू को हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने मेयर इमामोग्लू समेत 92 लोगों की गिरफ्तारी का भी आग्रह किया था। अभियोजन पक्ष ने गिरफ्तारी के लिए 4 आधार दिए थे: आपराधिक संगठन बनाना, भ्रष्टाचार करना, रिश्वत लेना और गैर कानूनी तरीके से निजी डेटा हासिल करना। लेकिन अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामलों में सजा सुनाई है। इमामोग्लू की गिरफ्तारी और प्री ट्रायल डिटेंशन को राजनीतिक विश्लेषक एक राजनीतिक कार्रवाई बता रहे हैं। इमामोग्लू के समर्थक हजारों की संख्या में गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोआन ने बढ़ते प्रदर्शनों की निंदा की है। एर्दोआन कह रहे थे कि सरकार तोड़फोड़ और सड़क पर आतंक से समझौता नहीं करेगी। हम सार्वजनिक अव्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। तुर्की में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच वहां के शेयर बाजार में पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट आई है और तुर्की की मुद्रा लीरा भी लुढ़क गई है। पुलिस ने पिछले हफ्ते इकरम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार और आतंकी गुटों को मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जबकि इसके कुछ ही दिन बाद उन्हें 2028 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएचपी का उम्मीदवार नामित किया जाने वाला था। रेचेप तय्यप एर्दोआन के खिलाफ इमामोग्लू बहुत मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। डीबी लाइव के लिए मैं सर्वमित्रा। इस्तांबुल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर तो है ही, आर्थिक रूप से भी बेहद मजबूत है। देश की कुल इकोनॉमिक आउटपुट में 1/3 हिस्सेदारी अकेले इस्तांबुल की है। यही नहीं, राष्ट्रपति एर्दोआन यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और 1994 में बतौर इस्तांबुल मेयर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी एंट्री ली और अब उन्हें इस्तांबुल के ही मेयर से चुनौती भी मिल रही है। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब वक्त हो चला है खेल की खबरों का। खेल जगत की खबरों के साथ हैं यश त्रिवेदी। देश में इस वक्त आईपीएल चल रहा है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आईपीएल के बीच बीसीसीआई ने महिला टीम की खिलाड़ियों के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है।
बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 कैटेगरी में 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। ग्रेड ए में 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा का नाम शामिल है। जबकि ग्रेड बी में 4 खिलाड़ी रखे गए हैं, जिसमें रेणुका सिंह, जेमिमा रॉड्रिक्स, ऋचा घोष और शेफाली वर्मा को जगह मिली है। ग्रेड सी में सबसे ज्यादा 9 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इसमें यास्तिका भाटिया, राधा यादव, श्रियंका पाटिल, तितास साधु, अरुंधति रेड्डी, अमनजोत कौर, उमा छेत्री, स्नेह राणा और पूजा वस्त्राकर का नाम शामिल है। बीसीसीआई जल्द ही पुरुष नेशनल टीम के लिए भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी करेगा। बता दें कि ग्रेड ए में शामिल स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा को 50-50 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। ग्रेड बी में शामिल 4 प्लेयर्स को 30-30 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे, जबकि ग्रेड सी में शामिल 9 महिला प्लेयर्स को साल के 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। जल्द ही बीसीसीआई की तरफ से पुरुष खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान किया जाएगा। हालांकि महिला और पुरुष टीम के एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अंतर है। पुरुष क्रिकेटर्स को 4 और महिला क्रिकेटर्स को 3 कैटेगरीज में रखा जाता है। पुरुष की सी कैटेगरी वाले प्लेयर्स को भी महिला की ए कैटेगरी वाले प्लेयर्स से ज्यादा रकम मिलती है। भारतीय पुरुष क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ग्रेड ए के खिलाड़ियों को साल के 5-5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ग्रेड बी को 3-3 करोड़ और ग्रेड सी के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए मिलते हैं। पुरुष क्रिकेट में सबसे बड़ी ग्रेड A+ होती है। इसमें शामिल प्लेयर्स को साल के 7-7 करोड़ रुपए मिलते हैं। महिला और पुरुष टीम के एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भले ही अंतर हो, लेकिन 2022 में बीसीसीआई ने ऐलान किया था कि पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को मैच फीस बराबर दी जाएगी। बाद में एनुअल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो अंतर है उसे भी कम किया जाएगा। यश त्रिवेदी, डीबी लाइव रेडियो। और अब आज की खास रिपोर्ट। दिल्ली में 3 दिनों तक देश भर के आदिवासी कलाकारों ने अपनी परंपरागत संस्कृति को अनूठे अंदाज में पेश किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 21 से 23 मार्च तक आदि रंग महोत्सव आयोजित किया। पूरी रिपोर्ट के साथ हैं अतुल सिन्हा। आदिवासियों की कला और संस्कृति के कई आयाम हैं। बेशक गीत, संगीत, नृत्य और रंगमंच की दुनिया में बहुत से प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अपने देश की परंपरागत आदिवासी संस्कृति की अपनी खासियत है। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने 21 से 23 मार्च तक देश के तमाम आदिवासी कलाकारों को एक बड़ा मंच दिया। 5 साल बाद आयोजित हुए आदि रंग महोत्सव में इस बार 300 से ज्यादा कलाकारों ने हिस्सा लिया। अलग अलग आदिवासी इलाकों के कलाकारों की कला, संस्कृति और परंपराओं को नृत्य, संगीत, थिएटर और हस्तशिल्प के जरिए पेश किया गया। महोत्सव का मकसद जनजातीय कला और संस्कृति को मुख्य धारा से जोड़ना और उनकी विरासत को बचाए रखना है। इस दौरान कई संगोष्ठियां भी हुईं, जिनमें आदिवासी कलाओं के संरक्षण और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ ही कलाकारों की बेहतरी को लेकर गंभीर चर्चा हुई। अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य समूहों ने अपने पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। इनमें असम से राभा जनजातीय नृत्य और बरदबी सिखाला दहल धुंगी नृत्य, अरुणाचल प्रदेश से जुजू जाजा रिकम पाडा नृत्य, आंध्र प्रदेश से गुसाडी नृत्य, गुजरात से सिद्धि धामाल नृत्य और झारखंड से पाइका नृत्य खास रहे। महोत्सव के दौरान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की वीरता को सम्मानित करने वाली एक थिएटर प्रस्तुति बीर बिरसा का मंचन भी किया गया। इस नाटक में झारखंड के महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष को पेश किया गया। नाटक का निर्देशन जीत राय हंसडा ने किया। इस नाटक में 18 संथाली कलाकारों ने हिस्सा लिया। प्रदीप डी माझी के लिखे और निर्देशित किए नाटक बनागुडा को भी दर्शकों ने खासा पसंद किया। इन नाटकों के अलावा पूरे महोत्सव के दौरान आदिवासियों के तमाम वाद्य अपने परंपरागत अंदाज में कलाकारों ने बजाए। खास बात ये रही कि तमाम जनजातियों के 50 से ज्यादा कलाकारों ने अलग अलग वाद्यों की सामूहिक प्रस्तुतियां पेश की, जिससे समा बन गया। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए डीबी लाइव रेडियो के साथ। हर रोज सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।